Good morning, students. Most welcome to Ashwini's English classes. You are with me. I am your teacher of English grammar for competitive exam. Students, first of all, I would like to tell you that we have launched our own app. You can download it from Play Store as English with Ashwini sir के नाम से मैंने ऐप लॉन्च किया है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो 1 कल की क्लास में डाली थी. आज मैं आपको वीडियो 2 दे रहा हूँ. क्लास 2 मैं आज आपको दे रहा हूँ. और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को. पहली क्लास में मैंने काफी कुछ आपको बताया था सब्जेक्ट और वर्ब को हमें कैसे यूज करना चाहिए. उसी चीज को एक बार कल की क्लास को मैं रिकैप करा देता हूँ, उसके बाद हम इन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ में. स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम जो यूज करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब को, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो एग्रीमेंट होता है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब. ये मैंने कल आपको पढ़ाया था. फिर मैंने आपको पढ़ाया कोई भी वर्ब ऑलवेज प्लूरल होती है. कोई भी वर्ब ऑलवेज प्लूरल होती है. व्हेनेवर वी ऐड एस और ईएस टू इट, इट बिकम्स अ सिंगुलर. जब भी हम वर्ब में एस और ईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है. और हमें इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है केवल इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए कि हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब को यूज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है. तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस आपका एक बार आप गो थ्रू करेंगे फर्स्ट सेंटेंस को. वी मस्ट रियलाइज दैट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज और आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. तो ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिएगा. आप क्या ऑप्शन चुनने वाले हैं? आप ऑप्शन ए चुनेंगे इज या ऑप्शन बी चुनेंगे आर. ये सेंटेंस आपके सामने आ गया है, आप देख रहे हैं इसको. इज और आर आपको फाइंड आउट करना है. इससे पहले मैं एक चीज आपको और बता देता हूं. कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है. नाउन और प्रोनाउन या फिर कोई नाउन फ्रेज होता है. कोई 2 4 10 कितने भी हो सकते हैं, शब्दों का समूह हो सकता है जो सब्जेक्ट का फंक्शन करता है. फ्रेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं मालूम है तो डोंट वरी, फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा या कोई 2 4 शब्दों का समूह होगा जो सब्जेक्ट का फंक्शन करता है. चलिए स्टूडेंट्स, सेंटेंस देख लेते हैं. मैं एक एक वर्ड के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा और आपको समझाना मेरा उद्देश्य रहेगा, पढ़ाना नहीं बल्कि सिखाना मेरा उद्देश्य रहेगा. ये जो मेरी क्लास है वो केवल सीखने के लिए है और इसमें कोई भी रूल वगैरह मैं आपको बताने वाला नहीं हूं. ना रूल की बात है ना रटने की बात है. चलिए, तो वी मस्ट रियलाइज दैट. स्टूडेंट्स, आप बता पाएंगे कि वी हमारा क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वी नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन तो नहीं है. नाउन किसको कहते हैं? नाउन, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर नाउन क्या होता है, हमें तो मालूम नहीं है. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हो जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो. मैं बता देता हूं, नाउन वह होता है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं. जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वह नाउन होता है. पर्सन हो सकता है, प्लेस, थिंग, एक्शन, स्टेट, क्वालिटी, कुछ भी हो सकता है. जिसके बारे में आप बात कर सकते हो वो नाउन होता है. और नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं. जैसे मैंने कहा मोहित एंड कपिल आर माय फ्रेंड्स, दे आर वेरी गुड बॉयज. तो दे किसके लिए यूज किया मैंने? मोहित एंड कपिल के लिए. तो दे हमारा प्रोनाउन होगा. कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस, बेसिकली जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं उनको मैं शॉर्ट में आपके लिए लिख देता हूं. प्रोनाउन होते हैं हमारे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ये हमारे प्रोनाउन होते हैं. ये वही काम कर सकते हैं जो नाउन कर सकता है. प्रोनाउन नाउन की ही फैमिली के लोग हैं, नाउन के परिवार वाले हैं. जो काम नाउन कर सकता है वही प्रोनाउन भी कर सकता है. तो नाउन और प्रोनाउन दोनों सेम फंक्शन करते हैं. तो यहां आप देख रहे हैं कि वी हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ. और अगर ये प्रोनाउन है तो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन होता है. वी मस्ट रियलाइज, हमें रियलाइज करना चाहिए. स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हम बात कर रहे हैं रियलाइज करने की. तो रियलाइज करना कोई एक्शन है. एक्शन को शो करने वाले वर्ड को हम वर्ब कहते हैं. एक्शन को शो करने वाले वर्ड को हम वर्ब कहते हैं.
फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जरूरी नहीं है कि वर्ब हर बार एक्शन ही शो करे, वर्ब नॉन एक्शन भी हो सकती हैं। जैसे मैं कहता हूं दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो यहां पर वर्ब क्या है? इज, लेकिन एक्शन तो कुछ नहीं हो रहा है। तो वर्ब कई बार एक्शन वाली भी हो सकती है और विदाउट एक्शन भी हो सकती हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल वर्ब्स के बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया कि यहां हमने यूज किया है वी मस्ट रियलाइज, रियलाइज हमारी वर्ब है और इससे पहले एक और वर्ब आ गई है मस्ट। इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि ये हमारी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसको हम बोलते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के मूड को शो करती है। इस ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, सहायक। आप कह सकते हैं कि यहां पर दो वर्ब हैं, एक रियलाइज है और एक मस्ट है। मस्ट को हम कह सकते हैं कि ये हमारी मेन वर्ब है और इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मोस्ट ऑफन कौन कौन सी होती हैं? मैं कुछ लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको ध्यान रह सके। जैसे आप पढ़ते हैं कैन, कुड, मे, माइट, must, should, will, shall। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, will और shall मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ये मूड को शो करती है फ्यूचर का, और फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। आप सोचते हैं कि फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता। आगे की वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल हमने देखा कि यहां मस्ट हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, रियलाइज हमारी मेन वर्ब हो गई है। यहां तक हमें कोई एरर दिखाई नहीं पड़ रही है। वी मस्ट रियलाइज, हमें रियलाइज करना चाहिए। दैट, ये दैट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? देखिए हमारा सेंटेंस यहां खत्म हो गया था। वी मस्ट रियलाइज, हमें रियलाइज करना चाहिए, बात इतनी पूरी हो जाती है। अब एक और दूसरी बात बताने के लिए, कौन सी बात बताने के लिए? हम बताना चाह रहे हैं कि लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, गलतियों से सीखना हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हम यहां पर दो बातें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि हमें जानना चाहिए, और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि गलतियों से सीखना हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन दोनों बातों को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हमने मस्ट को यूज किया है। तो मस्ट हमारा जोड़ने वाला वर्ड हो गया, और जोड़ने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन के बारे में मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं, क्योंकि हम रूल्स वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ाई करने के लिए यहां क्लास नहीं चल रही है, क्लास चल रही है केवल आपकी सीखने के लिए। तो मुझे सिखाना है आपको कंजंक्शन के बारे में एक और पॉइंट, आप नोट कर लेंगे बाद में वीडियो को पॉज करके। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कंजंक्शन का जो जनरल फंक्शन होता है वो होता है किसी सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स को जोड़ना। सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वर्ड्स को जोड़ने का फंक्शन होता है कंजंक्शन का। कंजंक्शन जोड़ते हैं दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को, और भी नहीं तो ऐसा कह सकते हैं एक छोटा सा सेंटेंस है हमें रियलाइज करना चाहिए, एक छोटा सा सेंटेंस है गलतियों से सीखना हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन दोनों छोटे छोटे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमने, जोड़ने के लिए हमने यूज किया है दैट को। तो दैट हमारा क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन किसको कहेंगे? जो दो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स को जोड़ता है। आप शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं कंजंक्शन ज्वाइन करता है टू एसवीओ को, टू एसवीओ को कंजंक्शन ज्वाइन करता है। आगे ध्यान रखेंगे हम इसको एसवीओ ही कहेंगे। तो कंजंक्शन का मतलब है, कंजंक्शन से जब हम टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं इसका मतलब है इधर की बात अलग है और उधर की बात अलग है, ठीक है ना? यानी कि यहां तक कंजंक्शन से पहले जो सब्जेक्ट और वर्ब है यहां तक का रोल खत्म हो गया है। इस वाले सब्जेक्ट का, इस नाउन या प्रोनाउन का आगे वाली वर्ब से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि नया सेंटेंस नया सब्जेक्ट वर्ब इधर मिलेगा। कंजंक्शन यहां आ गया है तो इसका मतलब सब्जेक्ट इधर मिलेगा, इससे पहले सब्जेक्ट अब नहीं है। इस सब्जेक्ट का वहां वाली वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहां स्टार्ट करेंगे लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज और आर। अच्छा बताइए यहां पर मिस्टेक्स हमारा नाउन है कि नहीं है? गलतियां, गलतियों के बारे में हम बात कर सकते हैं। दूसरों की गलतियां तो बहुत सारी एक चुटकी भर में हम गिन लेते हैं। तो मिस्टेक्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो हमारा होता है नाउन। तो हमें यहां पर वर्ब इज या आर के लिए सब्जेक्ट चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या हमारा मिस्टेक्स जो वर्ड है, जो नाउन है, क्या हमारे इन वर्ब के लिए सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा? यस और नो?
मिस्टेक्स हमारी वर्ब का सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। जिन स्टूडेंट्स ने कल की वीडियो देखी है, पहले वाली वीडियो देखी हुई है, उनको मालूम हो गया होगा कि सर नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर ये है ना प्रेपोजिशन है, ये हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन इस प्रेपोजिशन का क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। प्रेपोजिशन के बाद में अगर हम कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, उस प्रेपोजिशन के अंडर प्रेशर आ जाता है, दब जाता है प्रेपोजिशन के। कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस मैं एक बार फिर से शॉर्ट में लिखकर दिखा देता हूं। विद, ऑफ, फॉर, बाय, फ्रॉम, अगेंस्ट, बट भी प्रेपोजिशन हो सकता है अगर इसका मीनिंग आए एक्सेप्ट, के सिवाय। ये सभी हमारे प्रेपोजिशंस हैं। ऐसे ही और वर्ड्स हैं, प्रेपोजिशन की लिस्ट थोड़ी लंबी है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख सकता हूं इसको अभी। तो ये हमारे प्रेपोजिशन हैं, और यहां भी हमने फ्रॉम को यूज किया है। फ्रॉम हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। मैंने कल की क्लास में पढ़ाया प्रेपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ये नाउन और प्रोनाउन, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, किसी वर्ब का ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो ये हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होने के कारण इस वर्ब के सब्जेक्ट ऑफ फंक्शन नहीं कर सकता है। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर सब्जेक्ट क्या होगा? निश्चित रूप से सब्जेक्ट हमारे पास में ये हुआ, एक ही वर्ड बचा, लर्निंग, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि सर लर्न करना मतलब सीखना, और सीखना तो एक एक्शन होता है, तो क्या मतलब सीखना तो एक वर्ब है, तो क्या वर्ब भी सब्जेक्ट हो सकती है? क्या वर्ब भी सब्जेक्ट हो सकती है? तो आंसर है यस, हो सकती है। कैसे? मैं आपको एक बात बताता हूं कि वर्ब की कई सारी फॉर्म होती हैं, उनके बारे में ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन ऐसे देखिए, जैसे प्ले, खेलना, और प्लेस, ये हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर एक सेकंड फॉर्म होती है प्लेट, एक और होती है थर्ड फॉर्म प्लेट, एक और होती है फोर्थ फॉर्म प्लेन। तो ये जो हमारी फोर्थ फॉर्म होती है ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है इसका एक नाम अलग से होता है जिसको हम जेरंड कहते हैं। वर्ब की इस फोर्थ फॉर्म का, वर्ब की चौथी फॉर्म का नेम जेरंड होता है, और जेरंड का मतलब होता है वर्ब की वह फॉर्म जो नाउन का फंक्शन करे। जेरंड क्या फंक्शन करते हैं? जेरंड सेंटेंस में वही फंक्शन करते हैं जो कोई नाउन कर सकता है। और सेंटेंसेस के थ्रू आगे वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा जेरंड नाउन का फंक्शन कैसे कर सकता है। जैसे एक सिंपल सा सेंटेंस बताता हूं, आपने शायद सुना होगा। कई बार हम ऐसा बोल देते हैं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्विमिंग के बारे में। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है? नाउन होता है ना? तो आप देख रहे हैं कि तो आईएनजी फॉर्म है, स्विम मींस तैरना, ये वर्ब है, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसका फंक्शन कर रही है? सब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है, और सब्जेक्ट है तो क्या है? नाउन है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का फंक्शन कर सकती है। अब ये जो नाउन का फंक्शन जब करती है तो ये नाउन कैसा होता है? सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? ऐसी कंडीशन में जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का फंक्शन करेगी उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन। क्योंकि वैसे भी हमें मालूम है कि अगर नाउन प्लूरल होता है तो जनरली उसमें एस और ईएस ऐड किया जाता है। हालांकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनने वाले नाउन में एस और ईएस नहीं आता, स्विमिंग्स नहीं होता, लर्निंग्स नहीं होता, है ना? तो खैर फिलहाल यहां पर आपने मालूम कर लिया है कि ये जो हमारा लर्निंग है ये आपका नाउन है और सिंगुलर नाउन है ना? यही आपका रियल सब्जेक्ट है। ये जो हमारा नाउन होगा ये हमारा रियल सब्जेक्ट होगा। तो जो हमें वर्ब यूज करनी है वो इसके अकॉर्डिंग ही यूज करनी होगी। वर्ब हमें यूज करनी होगी इस लर्निंग के अकॉर्डिंग। अब आप बताइए लर्निंग के साथ में हमें इज को यूज करना है जो कि सिंगुलर वर्ब है, कि आर को यूज करना है?
मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि वर्ब हमेशा सिंगुलर तब होती है जब उसमें एस या ईएस आपको दिखाई पड़े। इज में आपको एस दिखाई पड़ रहा है, ये सिंगुलर है। आर प्लूरल हुआ, तो लर्निंग के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? लर्निंग के लिए डेफिनेटली हम यूज करेंगे इज को, आर को हम यूज नहीं कर सकते हैं। आई थिंक ये सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर के आपको बता दूंगा। आगे और सेंटेंसेस हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 2 की बात करते हैं, आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। द सोल्जर्स डिप्लॉयड इन द टाउन, डिप्लॉय करना, नियुक्त करना, जैसे आजकल ड्यूटी लगी हुई है कोरोना वॉरियर्स की, जो हमारे डॉक्टर्स हैं और पुलिस वाले भाई हैं, वो डिप्लॉय किया गया है उनको जगह जगह। The soldiers deployed in the town was or were instructed to handle करना मीन्स संभालना, the situation, इस स्थिति को peacefully शांतिपूर्ण ढंग से। सेंटेंस आपके सामने है, आपको फाइंड आउट करना है कि आप ऑप्शन ए चुनना चाहेंगे was कि ऑप्शन बी चुनना चाहेंगे were। कौन सा ऑप्शन हम यूज करें कि हमारा सेंटेंस करेक्ट हो? वर्ब में से हम सिंगुलर वर्ब को यूज करें was को, एस है ना तो ये सिंगुलर होगी, ये प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे वर्ब को। क्या यूज करना है ये चीज डिपेंड करती है कि हम फाइंड आउट करें इस सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट क्या है। रियल सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना ही बस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गेम होता है। यहीं पर आपको जल्दी नहीं करनी है, सोचना है। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी अच्छे से। तो आपको देखना है नाउन कौन है। स्टार्ट करेंगे द सोल्जर्स। कल मैंने पढ़ाया था कि ये क्या है, आपका आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद में क्या आता है? आर्टिकल के बाद में हमेशा कोई ना कोई नाउन आता है। तो सोल्जर्स हमारा क्या हुआ? नाउन हुआ। सोल्जर्स नाउन है। अच्छा, ये सोल्जर जो नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? आप देख रहे हैं कि सोल्जर यानी कि सिंगुलर, और सोल्जर्स नाउन में जब भी हम एस ऐड कर देते हैं तो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। तो हमारा जो नाउन है ये कैसा है? प्लूरल है। अब यहां मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हटकर एक पॉइंट समझा रहा हूं जो रिलेटेड है आर्टिकल द के यूज से। आर्टिकल द, शायद आपको ध्यान होगा, आर्टिकल द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट मतलब निश्चित, डेफिनेट मतलब निश्चित। अगर हम किसी नाउन से पहले आर्टिकल द को यूज करते हैं तो इसका मतलब है वह कोई निश्चित नाउन है, कोई विशेष नाउन है। आर्टिकल द किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन के अर्थ को निश्चित कर देता है, सीमित कर देता है, पर्टिकुलर कर देता है। द को हम लिमिटिंग वर्ड कह सकते हैं, ये लिमिट कर देता है, सीमित कर देता है। तो द सोल्जर्स मतलब कुछ निश्चित सोल्जर्स की बात की जा रही है, सभी सोल्जर्स की बात नहीं की जा रही। जब हम द को यूज करते हैं तो हम बात को शॉर्ट कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। जब द नहीं होता तो ब्रॉड लेवल पर पहुंच जाती है बात। जब भी कभी हम कोई ऐसी बात कहें जो ब्रॉड लेवल पर हो, कभी भी आर्टिकल द का यूज ना करें। एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने। सेंटेंस है द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई। यहां आप मुझे बताइए कि स्टार्स से पहले आर्टिकल द यूज करना चाहिए कि नहीं? द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, ट्विंकल टिमटिमाना। तो क्वेश्चन है यहां कि स्टार्स से पहले आर्टिकल द को हम यूज करें कि नहीं करें? अभी मैंने बताया कि जब हम बात करेंगे किसी नाउन को सीमित अर्थों में तो उससे पहले आर्टिकल द को यूज करेंगे, और अगर हम बड़े अर्थों में बात करेंगे तो आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। तो यहां इस सेंटेंस में आप समझ गए होंगे कि हम कुछ गिने चुने, कुछ सीमित स्टार्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी स्टार्स की बात कर रहे हैं, बड़े अर्थों में बात कर रहे हैं, ब्रॉड लेवल पर बात कर रहे हैं। अगर ब्रॉड लेवल पर बात कर रहे हैं, लिमिटेड सेंस में नहीं है, निश्चित नहीं है, पर्टिकुलर स्टार्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टार्स की बात कर रहे हो तो आर्टिकल द का यूज करेंगे, लेकिन यहां स्टार्स पर्टिकुलर नहीं है, जनरल है। जब भी नाउन जनरल होगा, जनरल सेंस में जब भी आप किसी नाउन को यूज करेंगे, ब्रॉड सेंस में जब भी आप किसी नाउन को यूज करेंगे तो उससे पहले आर्टिकल द को यूज नहीं करना चाहिए। और अगर आर्टिकल द को यूज किया गया तो मतलब वो विशेष है, खास है, निश्चित है। तो यहां इस सेंटेंस पर आते हैं द सोल्जर्स, तो मतलब हम जनरल सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, कुछ विशेष सोल्जर्स की बात कर रहे हैं। समझ गए आप? यस, बिल्कुल ठीक, हम कुछ विशेष सोल्जर्स की बात कर रहे हैं। जनरली ऐसा देखने में आता है कि अगर नाउन से पहले आर्टिकल द होता है तो इस नाउन के बारे में तो विशेषता वाली बात है ना, वो कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है।
अगर आप कभी भी नाउन के साथ में विच लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं, नाउन के साथ में आप कभी भी विच ऐड करके क्वेश्चन पूछिएगा, अगर आपको आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि वहां उस नाउन से पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। द सोल्जर्स, सोल्जर्स कौन से वाले सोल्जर्स, विच सोल्जर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो आंसर आया कि हम बात कर रहे हैं सोल्जर्स की जिनको डिप्लॉय किया गया था टाउन में। डिप्लॉयड इन द टाउन, डिप्लॉयड इन द टाउन, ये इन सोल्जर्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन से सोल्जर्स? जिनको टाउन में डिप्लॉय किया गया था, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी टाउन में। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि सर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव है ये चारों शब्द, एडजेक्टिव केवल एक वर्ड नहीं, चार शब्द मिलकर इकट्ठे होकर एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एडजेक्टिव है तीन चार शब्दों का ग्रुप है, तो हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज मतलब शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तीन चार शब्दों का समूह अगर एडजेक्टिव का फंक्शन करे तो उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। एक ही वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो विशेषता बता रहा है तो उसको एडजेक्टिव कहेंगे। तीन चार शब्दों का समूह होगा तो एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपको, अगर एडजेक्टिव केवल वन वर्ड है तो मोस्टली नाउन से पहले आता है, और अगर एडजेक्टिव कई सारे हैं, लेंथी हैं, ज्यादा शब्द हैं जो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव को नाउन के बाद में लिखा जाता है। एडजेक्टिव को नाउन के बाद में लिखा जाता है अगर एडजेक्टिव ज्यादा शब्दों का समूह है। ठीक है ना? मैं इसको नोट नहीं कर रहा हूं, आप नोट कर लेना बाद में। तो द सोल्जर्स डिप्लॉयड इन द टाउन, यानी कि हम बात कर रहे हैं सोल्जर्स की, और इन सोल्जर्स के बारे में यहां पर हमने क्या दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो अब ये बताइए कि क्या टाउन के अकॉर्डिंग वॉज का यूज करना चाहिए? क्या हमारे इन वर्ब का रियल सब्जेक्ट टाउन होगा? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को लगता है कि जो वर्ब से पहले वही सब्जेक्ट होगा। तो इंग्लिश को ना रट्टा मारकर काम नहीं किया जा सकता है, रट नहीं सकते हैं आप। आपको देखना होगा लॉजिक क्या है। इंग्लिश को पढ़ना पड़ता है मैथ्स और रीजनिंग की तरह, व्हाई एंड हाउ के साथ में। आपके ना बेस्ट फ्रेंड होते हैं व्हाई एंड हाउ, व्हाई एंड हाउ। ये कुछ चीजें हैं जो मैं रिपीट करता रहूंगा बार बार आपके दिमाग तक पहुंचाने के लिए। व्हाई एंड हाउ का यूज करके ना आप लॉजिकल सीखते हैं, और रूल रटकर आप फंस जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं। तो लॉजिकल लर्निंग के लिए टू वर्ड्स आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। हमेशा जब भी आप कुछ पढ़ाई करो तो उसका व्हाई एंड हाउ जानने की कोशिश करें। तो टाउन हमारा इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो केवल इन नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये इस एडजेक्टिव फ्रेज का पार्ट है। एडजेक्टिव फ्रेज इस ग्रुप का पर्सन होने के कारण, इस ग्रुप का वर्ड होने के कारण ये फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है, इस ग्रुप में इन्वॉल्व है, तो ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, इसका सब्जेक्ट अलग होगा। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? द सोल्जर्स। सोल्जर्स हमारा नाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, नेचुरली आपको दिखाई दे रहा है। अब सब्जेक्ट हमारा सोल्जर्स प्लूरल है तो क्या वर्ब यूज करेंगे? डेफिनेटली वॉज को तो नहीं कर सकते हैं, अब हमें वर्ब को यूज करना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है ना? थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। द एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस। एडवांसमेंट्स मींस जो बढ़ोतरियां की गई हैं, तरक्कियां की गई हैं, आगे खोज की गई है, प्रगति की गई है। द एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस हैज और हैव प्रूव्ड, प्रूव हुआ है, टू बी अ बोन, एक वरदान के रूप में। मेडिकल साइंस में जो प्रगति की गई है वो एक वरदान के रूप में साबित हुई है, सिद्ध हुई है। तो यहां आपको राइट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। टाइम देता हूं और मुझे लगता है कि आप में से 99% स्टूडेंट करेक्ट आंसर देंगे। बताइए, क्या इस वर्ब के लिए, हैज और हैव के लिए रियल सब्जेक्ट हमारे पास में मेडिकल साइंस होना चाहिए, या हमारा सब्जेक्ट होगा एडवांसमेंट्स? देखिए, साइंस नाउन है क्योंकि हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, और एडवांसमेंट प्रगति ये भी नाउन है, प्रगति के बारे में हम बात कर सकते हैं। एक आपके पास में और क्लू है, यहां क्या है, हमने यूज किया हुआ है आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद में अगर एक ही वर्ड होता है तो वो क्या होता है? नाउन होता है। तो ये हमारा नाउन है। नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है? एस इसमें दिया हुआ है तो ये नाउन हमारा प्लूरल है। इन मेडिकल साइंस, इन क्या है? इन आपका प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का रोल क्या होता है? प्रेपोजिशन का फंक्शन होता है सेंटेंस को डेवलप करना, सेंटेंस को बड़ा करना। सेंटेंस को बड़ा करने का काम होता है इनका, यानी कि जब हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है तो हम प्रेपोजिशन का यूज कर लेते हैं।
ध्यान से सुनना, मैं रिपीट करता हूं। जब हमें किसी पर्सन के बारे में, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है, अतिरिक्त जानकारियां जोड़नी होती है, मेन जानकारी में अतिरिक्त जानकारी देनी होती है, जोड़नी होती है, तो हम प्रीपोजिशन का यूज करके दूसरे शब्द लिख देते हैं। यानी कि हमने प्रीपोजिशन को यूज किया हुआ है, तो ये हमारा रियल सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो प्रीपोजिशन है इसके बाद में आने वाला ये नाउन और प्रोनाउन क्या होगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और जो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं वो कभी भी वर्ब के रियल सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो हमारे इस वर्ब हैज और हैव का रियल सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हुआ एडवांसमेंट्स। एडवांसमेंट्स क्योंकि प्लूरल नाउन है, तो इसको वर्ब कैसे चाहिएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। तो यहां हमारा राइट ऑप्शन हैज तो नहीं होगा। साइंस को देखकर हैज मत चुन लेना, मेडिकल साइंस है तो हैज आ जाएगा, नहीं। यहां एग्जामिनर आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, प्रीपोजिशन दिया हुआ है उसने, ये आइडेंटिफायर है, ये हिंट है। जब एग्जामिनर कोई क्वेश्चन देता है तो कोई हिंट जरूर छोड़ता है स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां हिंट है कि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, जो ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो रियल सब्जेक्ट एडवांसमेंट्स जो कि प्लूरल है होने के कारण हम ऑप्शन क्या चुनेंगे, ऑप्शन बी चुनेंगे, हैव यहां पर आएगा, आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। गॉट द पॉइंट? चलिए, समझ में आ रहा होगा ना। धीरे धीरे आता रहेगा, अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेंगे। और जो भी बातें मैं बता रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूं, केवल बता रहा हूं, उनको भी आप नोट कर लेना। फोर्थ सेंटेंस आपका आता है, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। द डिस्पैरिटी ऑफ द जीडीपी बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैव और हैज प्रोडम्ड, बढ़ गई है। बिटवीन के बीच में, धनी लोगों और अमीर लोगों के बीच में जो जीडीपी की डिस्पैरिटी है, असमानता है, डिस्पैरिटी असमानता, भेद, अंतर, गैप, वो बढ़ गया है। ब्रॉड हो जाना मींस बढ़ जाना। तो यहां आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो ऑप्शन ए होना चाहिए यहां पर हैव, या ऑप्शन बी होना चाहिए हैज। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइए। स्टार्ट करें, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। चलिए, द डिस्पैरिटी ऑफ द जीडीपी। अब थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। आपको मालूम हो गया कि सर ये है आपका आर्टिकल और ये आर्टिकल है, तो ये क्या हुआ, रिप्लाई कीजिए, बोलिए मेरे साथ। ये अगर ये आर्टिकल है तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। यस, अब ये नाउन है और ये क्या है, ऑफ क्या है आपका। हमने बात की थी डिस्पैरिटी की, डिस्पैरिटी कौन से वाली, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। मैंने अभी बताया था कि प्रीपोजिशन जो है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, सेंटेंस को बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमने प्रीपोजिशन यूज किया है सेंटेंस को बड़ा करने के लिए, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सारा सेंटेंस यहीं पर सोल्व हो गया। अगर आप समझ में आ रहा है आपको, ये सारा का सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, यानी कि मेन सब्जेक्ट हमारा यहां पर होगा। चलो फिर भी देख लेते हैं। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हो गया, द आपका आर्टिकल है, आर्टिकल होने के कारण जीडीपी क्या हुआ, नाउन हुआ। बिटवीन क्या है, ये फिर से आपका प्रीपोजिशन है। द रिच क्या हुआ, नाउन हुआ। कैसे, क्योंकि इससे पहले हमने आर्टिकल द को यूज किया हुआ है ना। एंड द पुअर, पुअर भी क्या हुआ, नाउन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले हमने आर्टिकल को यूज किया हुआ है। ये थोड़ी सी अलग बातें हैं, हालांकि पुअर और रिच जो है ना वो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द को यूज कर देते हैं तो प्लूरल नाउन हो जाते हैं, बहुवचन के नाउन हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको नाउन कह रहा हूं। आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को लगे सर पुअर को आपने नाउन कैसे बता दिया, वो तो एडजेक्टिव होता है, क्वालिटी बताने वाला वर्ड है। कोई पर्सन पुअर है, एक देयर वो जो पुअर फार्मर, तो पुअर वहां एडजेक्टिव है, लेकिन यहां क्योंकि हमने इससे पहले आर्टिकल द को यूज किया इसलिए ये नाउन हो गया। अच्छा, अब यहां ये हमारा प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के बाद ये जो नाउन आ गए हैं, ये इस प्रीपोजिशन के क्या हो गए हैं, ये द रिच और इसी से जुड़ा हुआ है द पुअर, ये दोनों ही हमारे क्या हो गए हैं, ऑब्जेक्ट हो गए हैं इस प्रीपोजिशन के। इस प्रीपोजिशन के ये क्या हो गए हैं, ऑब्जेक्ट हो गए हैं। अब ऑब्जेक्ट हो गए हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आएगी। बिटवीन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए हैं ये, और ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया है ये ऑब्जेक्ट हो गया जीडीपी। तो हमारी जो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, डिस्पैरिटी के अकॉर्डिंग आएगी। डिस्पैरिटी आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, क्योंकि अगर प्लूरल होता तो नाउन में एस आता। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हमारे पास वर्ब हमें क्या यूज करना होगा, इनमें से हैव और हैज में से सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब हैज को यूज करेंगे। ठीक है ना बेटा।
चलिए आगे के सेंटेंस पर आते हैं। एन इंक्रीज इन क्राइम्स, इन प्रेपोजिशन है ना। अब तो थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं ना। इनको देखकर पता लग गया कि यहां जो बातें हैं वो सारी की सारी सेंटेंस को बड़ा करने के लिए हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन सेंटेंस को डेवलप करने के लिए, बड़ा करने के लिए यूज की जाती हैं। तो यहां जो भी है वो सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होंगी, रियल सब्जेक्ट हमारा ये होगा। और इंक्रीज हमारा नाउन है। कैसे पता लगा? हालांकि ये वर्ब भी होती है, अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो इंक्रीज वर्ब भी है, लेकिन यहां पर ये नाउन है क्योंकि उससे पहले हमने आर्टिकल को यूज किया हुआ है। तो हमारा रियल सब्जेक्ट क्या हो सकता है? क्या वुमन हो सकता है? वुमन महिलाएं, ये भी तो नाउन है, प्लूरल नाउन है। ये हमारा प्लूरल नाउन है, क्या ये सब्जेक्ट हो सकता है? ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले हमने प्रीपोजिशन को यूज किया हुआ है, और प्रीपोजिशन होने के कारण ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो वुमन के अकॉर्डिंग नहीं आ सकता है। क्राइम्स, क्राइम अपराध, अपराधों की हम बात कर सकते हैं, ये भी नाउन है, प्लूरल नंबर का है क्योंकि इसमें ऐसा आया हुआ है, लेकिन ये भी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट होने के कारण, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होने के कारण इन दोनों में से ना तो क्राइम्स ही ना ही वुमन हमारे वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट होने का लाइसेंस अब किसके पास बचा? रियल सब्जेक्ट हमारा कौन हुआ? केवल इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हमारा सिंगुलर नाउन है, तो हम कैसी वर्ब को यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। अच्छा, इन दोनों में से आप मुझे बताइए सिंगुलर वर्ब कौन सी है? हैव और हैज? यस, हैज, क्योंकि सिंगुलर वर्ब वह होती है जिसमें एस या ईएस आया होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये 5 सेंटेंस डिस्कस किए हैं। आई थिंक सेंटेंस आपको समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। कुछ और इससे अलग जो और मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप ये क्लासेस, अपने ऐप का लिंक जो आपको दिया गया है उसको आप शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा मुझे एनर्जी मिलेगी पढ़ाने के लिए। और दूसरी बात ये रखी है मैंने कि मैं आपसे जो भी क्लासेस अभी पढ़ा रहा हूं उनकी कोई भी फीस आपसे लेने वाला नहीं है। ओके बेटा, सो थैंक यू वेरी मच।